Hello everyone. Just if you are live, please tell me if I am audible and visible. Okay, I am. Hello everyone. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है ऋषभ. आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी. तो फाइनली यूपीएससी सीएससी मेंस का पेपर ख़त्म हो गया है ऑप्शनल के साथ साथ. तो आज हम लोग थोड़ा ऑप्शनल के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आए कहाँ से, व्हाट वाज द पैटर्न, वाज दिस पेपर ऑन द सेम लाइंस जैसे आता है पेपर आजकल इकोनॉमिक्स का खासकर, या फिर कुछ अंतर रहा है, क्लास नोट्स या क्लास डिस्कशंस का कितना फ़ायदा मिलेगा. थोड़ी बहुत फर्स्ट इंप्रेशन बातें हम लोग करते हैं. डिटेल डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे धीरे धीरे, बट पहले हमको समझने की ज़रूरत ये भी है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, कितना आया, किस पार्ट का कितना वेटेज रहा है, क्या सेम रहा है पिछले सालों से. तो एक लमसम एनालिसिस अगर की जाए तो मेरा जवाब होगा कि जी हाँ, सेम ही है. माइक्रो से 5 क्वेश्चन आते थे, 4-5 क्वेश्चन आए हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 8 क्वेश्चन आते थे, आए हैं. 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इंटरनेशनल से आता था, आया है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरा बेस है आपका, मैक्रो, मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस मिला के क्वेश्चंस आए हैं. तो हेलो सत्यव्रत, वेलकम. ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं हम लोग कि क्या पेपर रहा है और पैटर्न क्या रहा है. तो लमसम, क्योंकि थोड़ा हमको लिखने की आदत है, सो लेट्स राइट, मतलब हम लिख लेते हैं, आप देख लीजिए. तो माइक्रो, मैक्रो, ठीक है. तो माइक्रो से जैसे क्वेश्चन आते रहे, 4 क्वेश्चन वो आया है. मैक्रो से आया है 2 क्वेश्चन. अभी मैं बता रहा हूँ ज़्यादा कैसे होगा मैक्रो, क्योंकि आपका मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ये दोनों मैक्रो के ही सब पार्ट है एक तरह से. पब्लिक फाइनेंस, ठीक है. तो आपको मनी बैंकिंग से जो क्वेश्चन आए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आए हैं, और पब्लिक फाइनेंस से 3. तो टोटल अगर देखा जाए तो मैक्रो से लमसम 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं. ठीक है, मैक्रो प्लस मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस मिला के 10 क्वेश्चन. माइक्रो से 4 आपको मिलेंगे. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आपको मिलेगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगर जाएंगे तो 6 क्वेश्चन, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको मिलेगा 8 क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज द पेपर पैटर्न. ठीक है, हाँ, ठीक है. तो यही है लमसम आपका पेपर पैटर्न. 8 + 6 14, 4 + 2 6, 8 + 6 14. तो टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं. टोटल 28 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. और खासकर जो आपका कंपलसरी होता है पहला और 5वां क्वेश्चन, वो तो बहुत ही आसान रहा है आपका एकदम. क्लास नोट्स अगर आप ध्यान से अगर क्लास में पढ़े होंगे तो आप सशब्द उसको लिख सकते हैं अपने आंसर में. इतनी तो आई थिंक हम गारंटी ले सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा ये समझ गए हम लोग 28 क्वेश्चंस आए हैं, और दिस हैज़ बीन द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस. दूसरी चीज़, ये बातें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में, अभी पिछले 5 साल का अगर पैटर्न देखा जाए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, क्योंकि ऑप्शनल को धीरे धीरे आसान बनाया जा रहा है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को. तो जो बच्चे डर रहे थे माइक्रो वाइक्रो ज़्यादा आती है, तो अब वो नहीं आती है. कुछ एक पार्ट है माइक्रो में जो हमेशा पूछे जाएंगे, वो आते ही हैं. एक है डुओपोली, वो क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, मार्केट फेलियर क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक, मार्शल डिमांड कर क्वेश्चन आया हुआ है. वही सब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन आ जाते हैं. आगे बढ़ा जाए हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. हाँ, तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन है आपका, शो दैट व्हेन प्राइस एंड इनकम इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी. तो हम लोग को याद हो कि हम लोग को यहाँ बात करनी है, प्राइस और इनकम दोनों बढ़ रही है, तो हमको रियल इनकम की बात कर लेनी है. तो अगर M इज़ योर नॉमिनल इनकम, P इज़ योर प्राइस, तो अगर ये मान लो डबल हो रहा है और प्राइस भी डबल हो जा रहा है, तो अंत में रियल इनकम क्या हो जा रही है, M/P. रियल इनकम तो वही हो रही है, यानी क्वांटिटी जो आप खरीद पा रहे थे वो तो सेम ही खरीद पा रहे हैं. रियल इनकम मीन्स हाउ मच क्वांटिटी यू कैन बाय. तो अगर 2 गुना हो रहा है मनी इनकम यानी नॉमिनल इनकम, और 2 गुना प्राइस भी हो जा रहा है, तो घूम फिर के मनी इनकम आपकी, रियल इनकम कितनी हो रही है, M/P. जो पहले थी वही बाद में है, तो आप क्वांटिटी सेम खरीद पाएंगे, ईजी पीजी. उसी तरह IS, इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ IS कर्व. वाई इज IS कर्व नॉर्मली नेगेटिवली स्लोप. फिर से आपको वहाँ पे पीछे जाना होगा, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, वही डेरिवेशन को आपको यहाँ पे लिख देना है 10 नंबर के हिसाब से. ये क्यों है, ये क्या होता है IS कर्व, हम लोग जानते हैं ना, 1 - MPC जो हम लोग करते हैं.
वही वाला चीज़ है। अब क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड होता है? क्योंकि आप इंटरेस्ट सेंसिटिविटी के साथ इसको जोड़ेंगे और ये आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड से ज़्यादा लिखना नहीं है, ग्राफ बनाओ, सॉल्व करो, खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ क्लासिकल डाइकोटोमी? अब डाइकोटोमी क्या होती है कि रियल वेरिएबल से या रियल आउटपुट या रियल वेरिएबल से हम लोग रियल आउटपुट नापते हैं, नॉमिनल वेरिएबल से नॉमिनल आउटपुट नापते हैं। रियल वेरिएबल जैसे आपका रियल इनकम हो गया, नॉमिनल में नॉमिनल इनकम हो गया एम, और एम बाई पी इज़ रियल, कितनी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, लाइक दैट। तो आपको ये बताना है, इज इट द सेम एज न्यूट्रलिटी ऑफ मनी? क्या ये सेम है? सो यू विल हैव टू टेल दैट। अब ये सब कुछ हमने ये तो मनी बैंकिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी हमने किया हुआ है, आई थिंक। ओके, सो आपको ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो होगा ही। लेट मी सी वन थिंग। हाँ, अभी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑडियो विजुअल सब ठीक ठाक है ना यहाँ पे? एक मिनट, ठीक है, वेट लेट मी चेक। हाँ, अब आगे बढ़ा जाए तो हाँ, क्वेश्चन नंबर डी, 1 का डी है, ये कंपलसरी चल रहा है, तो इसमें आपको सब करना है। मेजर रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर, अगेन अ PYQ क्वेश्चन। देखो हम बार बार बोलते हैं क्लास नोट्स प्लस PYQ प्लस टेस्ट सीरीज, बस इतना पढ़ लोगे आपका सॉर्टेड है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कम से कम। ठीक, ये अगेन मार्केट फेलियर इज अ PYQ क्वेश्चन। अब ये PYQ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंस उठा के छाप देना है यहाँ पे। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी इन फिशर्स इक्वेशन, और ये कैसे कैम्ब्रिज वर्जन से अलग होता है? तो कैम्ब्रिज वर्जन में एक के आ जाता है, के जिसको कांस्टेंट होता है हमारा, वो आ जाता है, तो बस यही अंतर है आपका यहाँ पे। ठीक, अब ये के होता क्या है? तो हम लोग को मालूम है ना, के इज इक्वल टू एम बाई पी वाई, कैम्ब्रिज वाले वर्जन के हिसाब से। यू विल जस्ट हैव टू सॉल्व एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये के को आपको डिफाइन करना है, बस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव मार्जिनल डिमांड कर्व फॉर एन इंफीरियर गुड इन अ 2 कमोडिटी फ्रेमवर्क बाय यूजिंग इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी हम लोग कर रहे थे माइक्रो वाले बैच में, याद भी होगा आप लोगों को। फिर से आपको सिंपल वही बना लेना है, लाइक दिस। अच्छा, मेन क्वेश्चन क्या है? इज दिस डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड? क्या हमेशा ही नेगेटिवली स्लोप्ड होगा? तो याद हो, हम लोग इन्फीरियर के 2 केस करते हैं, इन्फीरियर दैट इज नॉट गिवन एंड इन्फीरियर दैट इज गिवन। तो गिवन के केस में हम लोग देखे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, अपवर्ड स्लोपिंग चला जाता है गिवन के केस में। तो इसीलिए इसका जो क्वेश्चन है कि दिस डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड, नो इट इज नॉट। एक्सप्लेन करना है, गिवन वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, गिवन वाला एग्जाम्पल आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले में आप इन्फीरियर गुड के लिए बनाएंगे और दूसरे वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बनाना तो पड़ेगा ही, दो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो गिवन वाला दिखा देंगे हम लोग कि आपका डिमांड कर्व दूसरी तरफ जा रहा है, और ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना है, फिर नंबर मिल जाएगा। ना मूविंग फॉरवर्ड, ये सिंपल डू। अब देखो डुओपोली से तो क्वेश्चन आता ही है, आना ही है डुओपोली से क्वेश्चन आपको माइक्रो में, और क्वेश्चन कैसा आता है? यही वाला आता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। आपको डुओपोलिस्ट 1 जो मार्केट लीडर है उसका कॉस्ट फंक्शन दिया है, और उसी का आपको निकालना है डिमांड फंक्शन। यहाँ अज्यूम दैट डुओपोलिस्ट 2 हैज 1/3 शेयर, यानी डुओपोलिस्ट 1 के पास 2/3 शेयर होगा, मार्केट लीडर है डुओपोली। तो आपको निकालना क्या है कि फाइंड आउट ऑप्टिमल प्राइस आउटपुट प्रॉफिट फॉर डुओपोलिस्ट 1 एंड ऑल्सो फाइंड आउटपुट फॉर डुओपोलिस्ट 2। ठीक, तो अगर आप 1 का निकाल लेंगे तो आपको 2 के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि 1/3 है, डुओपोलिस्ट 2 इज 1/3। डुओपोली मतलब जहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेयर है, एक जो लीडर है और एक जो फॉलोअर है, तो आपको दोनों का निकालना है। ईजी, 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये सॉल्व कर लिए, सिंपल सब्स्टिट्यूशन पे सॉल्व होता है ये, 15 में 15 नंबर आएगा। ठीक, पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे कल या परसों, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज Schittowski paradox? Explain it in the context of Kaldor-Hicks compensation test. तो अब यहाँ पे आपको फिर वही रेंट और वेलफेयर थ्योरी अप्लाई करनी होगी। Okay, now moving forward, define liquidity trap. Show that fiscal policy is fully effective in the horizontal part, while monetary policy is fully effective in the vertical part of LM curve. ये कुछ ऐसा है, LM कर्व अगर ऐसा है और LM कर्व अगर ऐसा है, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ हम लोग अगेन बता रहे हैं, क्लास नोट्स में किए हुए केस स्टडीज़ में, कि क्या होता है, कब फिजिकल पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, कब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, वही हमको शो करना है और उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
यहाँ लिखा भी है, illustrate your answer graphically with economic reasons. We have talked about it. आपके नोट्स में लिखा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगेन क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज द लोनेबल फंड थ्योरी बिकम सुपीरियर टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, बट हम लोग लोनेबल फंड थ्योरी, क्योंकि ये दोनों ये PYQs हैं आपके और हमारा कोर्स भी इसी तरह से, तो सुपीरियर है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से. क्यों अलग है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए, डिटेल डिस्कशन में कल हम लोग या कल या परसों में हम लोग बात करेंगे. नाउ द फेलियर ऑफ क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पेव्ड द वे फॉर केन्स थ्योरी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब क्लासिकल मॉडल फेल हुआ था 1930 में, उसके बाद ही फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय हुआ, जिनको हम जेम्स केन्स बोलते हैं. तो आपको दोनों को एक तरह से कंपेयर करना है, डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे से कि क्या कमी थी जिसकी वजह से वो आया. अच्छा, अब कायदे से तो हम लोगों ने अलग अलग इसको एक साथ डिफरेंशिएट नहीं किया है अपने नोट्स में, बट हमने क्लासिकल मॉडल भी पढ़ा है और उसमें जब क्या प्रॉब्लम थी ये भी देखा है, क्रिटिसिजम्स, और उसकी वजह से जो केन्स थ्योरी आई हम ये भी देखा है. वहीं से आपको उठा के आंसर लिखना है, सिंपल. अगेन मूविंग फॉरवर्ड, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन नेशनल इनकम इफ फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट बोरोइंग. गवर्नमेंट बोरोइंग मतलब फिस्कल डेफिसिट अगर आपका बढ़ रहा है, गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से आपका पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ रही है, किस पे, नेशनल इनकम पे, आप लोगों को पैसे बांट रहे हैं या फिर उनकी इनकम बढ़ा रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होता है इस बोरोइंग का, रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ बात जा रही है. व्हाई डू सम बिलीव दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सजेस्ट हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर माइट बी कंट्रोल. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब जैसे फ्रीबीज नहीं होने चाहिए, इस तरह की जो बातें होती हैं, ये वही बात हो रही है कि व्हाई डू सम पीपल बिलीव दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. एक कम करना चाहिए सरकार को खर्चा, कंसोलिडेशन करना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ताकि फिर उसको वेलफेयर से ज़्यादा आप कैपिटल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म असेट क्रिएशन में यूज़ कर सकें. ठीक है, सिंपल है ये, मतलब सिंपल इकोनॉमिक्स इसमें लिखनी है आपको, इसमें कुछ थ्योरी वाली बात नहीं है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सपोज दैट द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, अगेन QD मतलब डिमांड, QS मतलब सप्लाइड क्वांटिटी. अब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये तो पता है ना. जहाँ सप्लाइड क्वांटिटी और डिमांडेड क्वांटिटी बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है. इक्वेट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी आ जाएगा, सिंपल. इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया तो कहीं भी एक जगह P रख दोगे तो QD QS निकल आएगा. फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक सेल्स टैक्स ऑफ 18%. अब सेल्स टैक्स का मतलब है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को मालूम ही है, GST है. जैसे मान लो अगर 18% GST लग रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आने वाला है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर. अगर टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो आपको यही शो करना है यहाँ पे. ओके, नाउ इन अ मोनोपोली मार्केट द डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स आर गिवन बाय, दिस इज प्राइस यानी, और C कॉस्ट कर्व, डिमांड कर्व एंड कॉस्ट कर्व आर गिवन बाय दिस इक्वेशन. सपोज द government imposes a tax of 10 per unit, how will equilibrium price and quantity be affected? कैसे affect होगी? Again similar type of questions we have talked about in the class. तो ये भी easy है. Again substitution वाला प्रॉब्लम है कि 10 रुपया का हम पर यूनिट टैक्स लगा रहे हैं. पर यूनिट टैक्स मतलब अगर आप क्यू निकाल लिए किसी तरह के, आप इक्विलिब्रियम फाइंड करिए, क्यू आ जाएगा. जहाँ P और C मिल गया वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, आप क्यू निकाल लेंगे. और क्यू, हर क्यू के ऊपर 10 रुपया का टैक्स लग रहा है, हर क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर 10 रुपये का टैक्स लग रहा है. आप सॉल्व कर लेंगे आराम से. अब देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा है, बट बहुत ही 6th 7th क्लास का न्यूमेरिकल आता है, 6th या 7th क्लास का. मतलब आप CSET अगर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ अपना वो सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. अब ये सॉल्व कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा 15 नंबर मिल जाएगा. 15 ना मिले बट 12 नंबर तक मिल जाएगा. कोई और ऑप्शनल आपको इतनी गारंटी के साथ नंबर आपको नहीं देने वाला है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर. अब ये फिर से मनी मल्टीप्लायर मतलब PYQ से उठा के दे दिया गया है क्वेश्चन, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. मनी मल्टीप्लायर तो किसी भी, अगर आप GS भी पढ़ रहे हैं इकोनॉमी का तो आपको मालूम होना चाहिए. डिस्कस इट्स डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर हाउ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी कैन कंट्रोल मनी सप्लाई. मनी मल्टीप्लायर कम करेंगे अगर हम लोग, मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगे. इन जनरल अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो क्या होता है, 1 अपॉन आपका CRR, यही होता है ना मनी मल्टीप्लायर. आपको यही बताना है कि इकोनॉमी कैसे कंट्रोल कर सकती है मनी सप्लाई को. तो अगर हम CRR घटा देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, CRR बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई घट जाएगी. मनी मल्टीप्लायर इस तरह से इफेक्ट करता है, सिंपल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
सेक्शन बी, अब सेक्शन बी जो है दूसरी तरफ चला जाता है, माइक्रो मैक्रो पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो मैक्रो मनी बैंकिंग की हम बात कर लिए, बचा क्या इंटरनेशनल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पार्ट पब्लिक फाइनेंस, डीप क्वेश्चन। तो उसके बारे में बात करते हैं। डिफाइन ऑफर कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स स्लोप, ये हम लोग माइक्रो में भी करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी करते हैं। तो इंटरनेशनल यहाँ से शुरू हो गया है। जे कर्व इफेक्ट क्या है और एक्सप्लेन करना है ग्राफिकली। अब जे कर्व इफेक्ट की बात जब आती है तो हम हिस्टेरिसिस नाम का एक चीज़ पढ़े थे इंटरनेशनल में, ये आपको वहीं से इसका आंसर आपको मिलके आएगा। स्टेट हेक्सर-ओवलिन थ्योरी एक्सप्लेन द लियोंटिफ पैराडॉक्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एचओ थ्योरी, अगेन सिंपल ईजी क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी ना कभी आपको बार बार रिपीट होता रहता है पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो राइट डाउन द इम्प्लीकेशंस ऑफ नाइफ एज प्रॉब्लम, हेरट्स मॉडल। नाइफ एज प्रॉब्लम को हम लोग स्पेशली नोट्स में क्लास में डिस्कस किए हुए हैं और नाइफ एज प्रॉब्लम भी इज़ अ स्टैंडर्ड पीवाईक्यू। तो अगर आप पीवाईक्यू क्लास नोट्स मिला देंगे इस क्वेश्चन में आपको 10 में से 7 नंबर मिल जाएगा। नाउ अगेन अब ये सब चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी करंट रिलेटेड होती है और थोड़ी सी आपको जो क्लास में पढ़ते हैं वो स्टैटिक प्लस करंट। तो राइट डाउन द मेजर लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप्ड बाय यूएनडीपी। अभी देखो कि एचडी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसा क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 3 में भी दिखाई दिया होगा, है ना। तो यहाँ भी है आपको। अब ये तो इसमें डायरेक्ट ये सिलेबस का क्वेश्चन है तो ये तो आना ही है, ये तो अब रोक ही नहीं सकते। एक्सप्लेन द प्राइस इफेक्ट, प्रोटेक्टिव इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट, रेवेन्यू इफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट ऑफ टैरिफ इन पार्शियल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क। तो हम लोग क्योंकि इस समय टैरिफ इज़ द हॉट टॉपिक तो टैरिफ से क्वेश्चन आया है। अगेन जब हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम टैरिफ, स्मॉल कंट्री बिग कंट्री केस, टैरिफ वर्सेस कोटा, ये सब पढ़ते हैं। ये उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड ब्लॉक, ठीक है, फ्रॉम द ट्रेड ब्लॉक। तो आपको डिफाइन क्या करना है, कॉन्सेप्ट ट्रेड क्रिएशन का किए हुए हैं, ट्रेड डाइवर्जन का, और इसको ट्रेड ब्लॉक, मतलब ट्रेड ब्लॉक मतलब जैसे मान लीजिए कि 3-4 कंट्री मिलके एक ब्लॉक बन गए ट्रेड के, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको गेंस दिखाना है कि अगर आप एक ट्रेड ब्लॉक बन गए और ओपन ट्रेड कर रहे हैं, देयर इज़ नो बैरियर्स, तो कैसे आप ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। Okay, now what do you think? Do you think that perfect corporate capital mobility under fixed exchange rate improves the effectiveness of fiscal and monetary policy? ये आपका मॉडल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मॉडल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इजी पीजी है ये तो, हम लोगों का नोट्स का क्वेश्चन है। ओके, एनालाइज क्रिटिकली द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्रेमवर्क ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल। अब एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में ह्यूमन कैपिटल का रोल हमें देखना है, यानी लेबर, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, लेबर का यूसेज इंप्रूव होता है टेक्नोलॉजी अपस्किलिंग से, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से जो 8 क्वेश्चन आया है, ये एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल हम लोग क्लास में भी करते हैं और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में 3-4 साल पे एक बार रिपीट हो जाता है। इंक्रीजिंग द रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स हैज़ रिड्यूस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन एड ड्यूरिंग पोस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिजीम, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो रोल है वो रिड्यूस कर दिया है किसका, फॉरेन एड का। क्योंकि फॉरेन एड का क्या मतलब था कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, क्लोज्ड इकोनॉमी थी पहले, तो यूएस है, ब्रिटेन है, रशिया है, तो वहाँ से फॉरेन एड आ रहा है ताकि यहाँ पे जो गैप है उसको भरा जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का गैप। लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो यूएस की कंपनी है, इंडिया आ रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है डॉलर्स को, यानी एफडीआई आ ही रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है। तो जब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट या मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ी हैं तो फॉरेन एड की जो ज़रूरतें हैं वो कम होते गई हैं धीरे धीरे, ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट WTO रेजीम। तो इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना। अभी ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा आपको फॉर्डर नॉलेज, पेरिफेरल नॉलेज भी होना चाहिए। Okay, now 8th, define the concept of natural growth in Harrod's model. We have done it. What are the implication of deviation of actual growth from natural growth? याद करो हम लोग 3 केस लिए थे, एक्चुअल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, पॉपुलेशन वाला, ठीक। अगेन ट्रिम्स एंड ट्रिप्स आता है, WTO से तो क्वेश्चन आएगा ही। एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रिम्स एंड ट्रिप्स, ये तो GS वाला क्वेश्चन है। ओके, नाउ डू यू थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर कॉन्ट्रैरी टू ईच अदर। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या साथ में चल सकते हैं?
तो इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का है, जिसको हम बोलते हैं डीकपलिंग, कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है बट एमिशन ग्रोथ को हम किसी तरह कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे इंडिया ने कर लिया, अपनी डीकपलिंग टारगेट को 2019 से पूरा कर लिया था, तो आप इस चीज़ को यहाँ कोड कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर मतलब आप दोनों कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, हाँ और नहीं, और जस्टिफाई करेंगे कि नहीं हम सस्टेनेबिलिटी के साथ भी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। इस जैसे इंडिया ने अपना जो टारगेट है, जैसे अब पावर जनरेशन का टारगेट था कि 50% वी विल बी डूइंग थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, हमने 5 साल पहले कंप्लीट कर लिया। 2030 का था, 2025 में कर लिया। हमारा टारगेट है कि 500 गीगावाट तक हम बाय 2030 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज से बना रहे होंगे। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? एग्जाम्पल्स देंगे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का और पॉलिसी आउटकम्स का, इसी तरह से तो एग्जाम्पल आएंगे। मतलब एकदम फोकस्ड रहना है हम लोगों को, हवा में बातें नहीं करनी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। घूम फिर के हमको वेलफेयरिज्म के बारे में बात करनी है, AK सेनविन के बारे में तो क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट पेपर 1 और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ठीक है, ये पेपर 1 था। तो कैसा लगा पेपर 1? इजी पीजी था या नहीं था, या टफ था, मॉडरेट था? आई थिंक इट वाज मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप थोड़ा सा कम रिवाइज करके जाएंगे तो, नहीं तो जनरली सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, इसके पेरिफेरल नॉलेज आपको GS पेपर के साथ साथ रेडी होते रहता है। ठीक है, ताकि आप 15 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 250-300 वर्ड लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी गई। ठीक है, अब प्लानिंग का रोल तो है ही भाई, मार्केट इकोनॉमी या कुछ भी हो, इंडिया में भी तो प्लानिंग होती है। आप एक टारगेट देते हैं, सस्टेनेबल टारगेट्स दे रहे हैं आजकल, क्योंकि सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स नहीं रखेंगे, डीकपलिंग की बात नहीं करेंगे, तो फिर ग्रोथ जो होगी वो डेट्रीमेंटल ग्रोथ होगी। फिर वही पोलर आइस कैप्स पिघल रहे होंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा होगा। तो ये सब ना हो, थोड़ा ग्रीन ग्रोथ की तरफ हम जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग साथ साथ में चलती रहे मार्केट इकोनॉमी की। वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे इंडिया इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ गया 1990s के बाद, और उसको फ़ायदा भी मिला। लगभग 14 टाइम्स हमारी GDP बढ़ी 1990 से अब तक में। सो यू कैन राइट ऑल दैट। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े इंक्रीज हुए हैं, बट द क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी। It's like कि if you have done substitution questions in class 6-7 or you are studying CSAT, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ चिपकाना है। हाँ, बशर्ते आपको थ्योरी पता हो बैकग्राउंड की, वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं, कॉर्नो मॉडल पढ़ेंगे या बर्तरा पढ़ेंगे आप डुओपोली में, तो आपको क्वेश्चन तो हम क्लास में सॉल्व करवाते ही हैं। उसी क्वेश्चन का बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एकदम सिमिलर आपको उसी पैटर्न पे दिखाई देगा। अगर आप क्वेश्चन कर लिए तो 15 नंबर के क्वेश्चन में 15 ना आए, मान लीजिए 13 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसा मत समझो कि न्यूमेरिकल है तो कठिन है, नहीं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। और अगर क्लास के साथ साथ चलते रहोगे तो आप क्लास में, क्योंकि हम क्लास में भी कराते हैं, होमवर्क भी देते, तो यू कैन सॉल्व इट। और सारा जो न्यूमेरिकल आया है वो PYQ वाले ही पैटर्न पे है, कुछ ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर रहा है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इजी टू मॉडरेट पेपर है। किसी क्वेश्चन में आपके सेकंड पार्ट में आपको हो सकता है कि फंस जाए आप, तो इसीलिए आपको जो पढ़ाई करनी है वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा पेरिफेरल पढ़ाई करनी है। सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल में आपको कोई ना कोई करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे चिपकाएगा, जैसे यहाँ पे है, ताकि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, क्या आप उसको सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट से जोड़ पा रहे हैं या नहीं यहाँ पे। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो नहीं दिया, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में नहीं दिया, गेम थ्योरी माइक्रो में नहीं दिया, नैश इक्विलिब्रियम नहीं दिया, वेलफेयर पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो चीज़ अभी नहीं आई है उसको थोड़ा और अगर आप तैयार कर लें तो अगले बार के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हम कायदे से पढ़ाई कर रहे हैं तो जस्ट बी सिंसियर, यही तो बोलते हैं, सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। जस्ट बी सिंसियर इन द क्लास, मज़ा करो, पढ़ो, रिवाइज करो लिख के, एंड यू विल बी गुड टू गो। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो पार करवा देंगे, ठीक। डिफ़िकल्टी इज़ ईजी, डिफ़िकल्टी इज़ ईजी। न्यूमेरिकल का डिफ़िकल्टी वही है, 7th-8th लेवल का है, उससे ज़्यादा नहीं है न्यूमेरिकल। वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है आपको। अब अगर आप वैल्यू पुट करने में भी दिक्कत है, इक्विलिब्रियम इक्वेट करना है, QAP निकालना है और वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालते जाना है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को आसान कर रहा है UPSC खुद ही,
कि आओ सब लोग 280, 290, 300 नंबर लेके जाओ। तो अगर यूपीएससी कर रहा है उसको आसान, तो उसका मज़ा लीजिए, ठीक है। उसमें उलझिए मत, नमस्ते करिए कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, हम अब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और ज़्यादा नंबर ले आएंगे, रैंक ले आएंगे हम। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, खुशी खुशी हाथ जोड़ के हाँ थैंक यू यूपीएससी बोलिए और आंसर्स लिखते जाइए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2। पेपर 2 में फिर से वही बात है कि 50% आपका पोस्ट 1990 आता है और 50% आपका प्री 1990 आता है। तो पेपर बाइफर्केशन कर लेते हैं। प्री 1947, पोस्ट 1947 और पोस्ट 1990, यही 3 होता है। इस बार तो क्या ही बोलें कैसा पेपर रहा है, मतलब थोड़ा आपकी एब्स्ट्रैक्ट और पेरिफेरल नॉलेज को टेस्ट किया गया है। हाँ, यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन आए हैं, 9 और 5, टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं एंड 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से आए हैं। इसमें भी आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। 2 क्वेश्चन तो आए हैं आरबीआई से रिलेटेड, अभी हम आगे देखेंगे। तो वही सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है जो पहले था, 50% पोस्ट 1990 और 50% प्री 1990। इसमें भी प्री 1947 में कंपलसरी आता है। हर एक क्वेश्चन जो कंपलसरी में आया है उसको हम लोग अलग से डिस्कस किए हुए हैं क्लास नोट्स में। बस आप क्लास नोट्स पढ़िए, वो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्या आया है अभी हम देखते हैं। कमर्शलाइजेशन आया है, रेलवे आया है, ब्रिटिश राज में लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए हैं। सब कुछ हम लोगों ने इन डेप्थ डिटेल पढ़ाई की हुई है, तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। जस्ट फोकस ऑन द क्लास। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, पेपर पैटर्न तो पता है ना कि पहला और 5वां कंपलसरी होता है और बाकी 3 क्वेश्चन आपको और करने होते हैं। तो आप अपने हिसाब से अब देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आप ज़्यादा बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन के आप सेकंड पार्ट में फंस रहे हैं उसको मत करिए, सिंपल सी बात, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन जमींदारी सिस्टम एंड रियतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हैव वी नॉट डन इट इन द क्लास? वी हैव। क्या ये PYQ रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है PYQ। कितने ही सवाल पूछ लेंगे ब्रिटिश राज से, सोच के देखो कितने सवाल पूछ लेंगे। मुश्किल से 10 सवाल हैं, 10 थीम्स जो रिपीट होते रहती हैं। उस 10 में से 5 क्वेश्चन पूछना है। तो एक तो रेवेन्यू सिस्टम पूछ लिया, मेजर इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पूछ लिया, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, याद होगा क्लास में। तो व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये भी डिस्कस किया। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अगर इंडियन इकोनॉमी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ब्रिटिश इकोनॉमी में तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। नाउ व्हाई डिड ब्रिटिश लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री? हैव वी नॉट डिस्कस्ड इट? हाँ, कॉटन इंडस्ट्री अलग से नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने कॉटन इंडस्ट्री प्लस ओवरऑल हैंडीक्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। वही पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, और कैसे जो यहाँ का लेबर था उसको वो माइग्रेट किया एग्रीकल्चर की तरफ, और एक नया सेगमेंट बन गया लैंडलेस लेबरर्स का, जिनके पास कोई राइट नहीं था। वी हैव डन इट। नाउ डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। वही आपको अलग अलग इकोनॉमिक फेजेस, नॉट द पॉलिटिकल फेजेस, इकोनॉमिक फेजेस की बात करनी है। जब सिर्फ लूट थी, फिर रेलवे आया, फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ रेलवे की वजह से, लाइक दैट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2। अभी तक तो इजी ही लग रहा होगा ये पेपर। हाँ, यस यस, नॉट 334, 335 मार्क्स मिला था रिसोर्सेज एग्जाम। गुड इवनिंग राजेंद्र, वेलकम वेलकम। इकोनॉमिक्स में मार्क्स लाना बहुत आसान है, जस्ट बी सिंसियर इन द क्लास और अपनी कॉपी कलम चलाते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप रट के जाएंगे और आप नंबर आ जाएगा, तो नहीं होने वाला है। कायदे से तो किसी ऑप्शन में नहीं होने वाला है कि अगर आपको लगता है कि आप रट लेंगे और आप लिख लेंगे, तो नहीं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए क्लास में फोकस करो, ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल करो, ताकि छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। अगर डाउट छोटे छोटे रहेंगे ना, तो बाद में एग्जाम पेपर में दिक्कत होती है। इसीलिए बी अटेंटिव इन क्लास, सॉल्व PYQ, सॉल्व द टेस्ट सीरीज, यू आर मोर देन गुड टू गो। जितने लोग इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं, हम ये गारंटी से बोल रहे हैं कि आप उनसे कम से कम 4 कदम आगे रहेंगे। बस इतना फॉलो कर लो, बस, और कुछ नहीं करना है। आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इतने लोग परेशान रहते हैं कि और क्या पढ़ लें, और क्या पढ़ लें। हम बोलते हैं भाई कम पढ़ो, थोड़ा जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, वो बहुत है तुम्हारे लिए। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सो इज लैंड रिफॉर्म नेसेसरी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? क्या लगता है आपको, लैंड रिफॉर्म ज़रूरी है या नहीं?
अब सोच के देखो कि हम लोग लैंड रिफॉर्म एक बार फेल कर चुके हैं अपना, ठीक है, 4 लैंड रिफॉर्म हुए थे वो फेल हो गए, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, उससे हमें फ़ायदा मिला। अब क्या हो रहा है, अब अगर हमें आज का एग्जांपल देना हो तो हाँ, स्कीम्स चल रही हैं ताकि डिमार्केशन की जा सके लोगों की बाउंड्रीज़ को, ताकि हम उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉरपोरेट फार्मिंग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम लोग एक कलेक्टिव फार्मिंग कर सकें, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम किया जा सके। तो जी हाँ, लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत तो है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इतिहास से लैंड रिफॉर्म लिखना है। जो 4 जो लैंड रिफॉर्म थे आपके, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी, लैंड सीलिंग, ये सब। उसके बाद आपको आना है ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा सा, और आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है कि सरकार क्या कर रही है और क्यों कर रही है, क्यों कोऑपरेटिव फार्मिंग और कॉरपोरेट फार्मिंग या परंपरागत ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और पैक्स की भूमिका, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना तो करना पड़ेगा। इतिहास से आपको करंट और फ्यूचर जोड़ना है, क्योंकि आउटकम रिलेटेड आपको कंक्लूजन लिखना होगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्रिटिकली एनालाइज द कंस्ट्रेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। कंस्ट्रेंट आपको बताना है, कंस्ट्रेंट कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे रुक जाता है और प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन का कंस्ट्रेंट क्या है, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम भी जितने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे, ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुए थे इरिगेशन सिस्टम रिलेटेड, वो जनरली प्राइवेट सेक्टर बेस्ड थे। तो उनका भी एक कंस्ट्रेंट है, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं कर सकते, वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर, रोड नहीं बनाएगा प्राइवेट सेक्टर आके, वहाँ सरकार को आना ही होगा। मंडी तक अगर उठा के ले जाना है ट्रैक्टर से किसी को सामान, तो सरकार नहीं आएगी, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ही आएगा। आपको वो जो कनेक्शन है एग्रीकल्चर से मंडी का, उसको सुगम बनाना है, उसके बारे में बात करनी होगी सरकार को, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रेंट है वो, और कैसे हम लोग इसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं, वो दोनों बात करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन एरा। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का थ्रस्ट एरियाज क्या था कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ, रीजनल ग्रोथ, ठीक है, पॉवर्टी एलिविएशन, तो ये सब थ्रस्ट एरिया थे जिसके ऊपर फोकस करती थी सरकार कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ले आ सके, और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, इंडस्ट्रियल बेस है, उसको वाइड कर सके। 6 इंडस्ट्री थी ना जब आज़ाद हुए थे, और 1990 में 200 से ज़्यादा थी पब्लिक सेक्टर, थी ना, उसी के बारे में चर्चा करनी। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन, द मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जीएस पेपर 3 में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है। एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं क्लास में। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी इन इनकम परसिस्ट इन इंडिया डिस्पाइट प्लेथरा ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडरटेकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनालाइज। अब यहाँ पे आपको जो स्कीम्स है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम है आपकी, जल शक्ति स्कीम है आपकी, तो इन सारे स्कीम्स के आउटकम्स को डिस्कस करना है कि और ईजी करना है इसको। तो नीति आयोग का आपको, नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती हैं, नीति आयोग की आपको रिपोर्ट आती है स्टेट वाइज डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में जहाँ कमी है तो क्यों है, वो उस रिपोर्ट में लिखा होता है, वही आपको यहाँ पे लिख देना है। आउटकम दिखाना है किसका, 2-3 स्कीम्स का, कि आउटकम क्या है। जैसे गुड परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बैड परफॉर्मिंग स्टेट्स लाइक, पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो जनरली हम लोग क्लास में भी ये बात करते हैं कि अगर ये इंडिया है मान लीजिए, तो हम लोगों को वेस्ट वर्सेस ईस्ट का प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ का प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट वर्सेस ईस्ट क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है वो वेस्टर्न साइड में होता है। मतलब अगर ये पार्ट अगर हम देख लें, यूपी ईस्ट से लेके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपका वेस्टर्न पार्ट है, तो ज़्यादातर डेवलपमेंट आपको वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देगा। ईस्टर्न पार्ट डेवलपमेंट रोकने वाला काम ज़्यादा करता है, ठीक। इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। Now point out the main challenges faced by small scale and cottage industry in Indian economy। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको पहले डिफाइन कर लो कि स्मॉल स्केल क्या है और पहले से क्या प्रॉब्लम आती है। 1948 में स्मॉल स्केल बोर्ड बन गया था, ठीक है। उसके बाद 1980s में आके 1970s में रिजर्वेशन भी मिलने लगा, कि रिजर्वेशन इन द सेंस कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। इवन आफ्टर दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो नहीं की, नेशनल चैंपियन नहीं बन पाई। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, हाई स्किल्ड लेबर नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट है, जिसके बारे में आपको बात करनी है। और आपको 2-3 स्कीम, एटलीस्ट 2 स्कीम्स का आपको एग्जाम्पल और आउटकम लगा देंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सही जा रहे हैं ना हम लोग, 3A B C। हाँ, नाउ 4A,
भारत में गरीबी, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन मेजरिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, एनालाइज। तो वही शुरू कर देना वहाँ से आपका, और लेटेस्ट जो रंगराजन कमेटी है, ठीक, पॉवर्टी के लिए। ओके, हाउ 1962 से शुरू कर देना। हाउ हैव रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर लेना इसमें, कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हुई है इंडिया में, मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, ये तो करंट रिपोर्ट थी वो वाली। और नीति आयोग बताता है कि कैसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पिछले 25 सालों में बेहतरीन काम किए हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब बातें हमको करनी है। व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ डिसेंट्रल, पूरा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम लोग एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि कैसे क्या आया था, क्या ये सिमिलर पैटर्न पे था। तो जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे था। क्वेश्चन पे तो हम लोग बात कर ही लिए। ठीक है, यह बहुत पेपर 2 तो पूरा ओवरलैप है ना जीएस पेपर 3 के साथ। व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। क्या है गाइडलाइन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, क्या होता है बताओ। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है बॉटम्स अप अप्रोच। बॉटम्स अप अप्रोच यानी कम्युनिटी लेवल डेवलपमेंट, कम्युनिटी को हम साथ में आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो हर घर नल से जल वाली स्कीम हो। हर जगह आप देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात होती है, चाहे आपका पीएम आवास योजना हो, पीएम आवास योजना ग्रामीण हो, हर जगह आप देखेंगे कि अब बॉटम्स अप अप्रोच लेके सरकार चलती है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करती है। व्हाट आर द गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में बात करना है, सिंपल हम लोग बात करेंगे। ठीक, नाउ डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएस पेपर 3 एज वेल एज ऑप्शनल पेपर 2, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में भी आएगा, इसमें भी 10 नंबर, उसमें भी 10 का आएगा, इसमें भी 10 का आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट हमको देखना है, स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फूड प्रोसेसिंग की स्कीम आपको, अब ये स्कीम कहाँ मिलती है? ये मिलेगी आपको इकोनॉमिक सर्वे में। बार बार बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे इज योर गीता बाइबल कुरान फॉर कंप्लीटिंग पेपर 2। खाली वो कायदे से कर लोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। डू यू अग्री विद द व्यू दैट इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल बूस्ट कंट्रीज ट्रेड सरप्लस एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, गिव रीजंस। अच्छा, एक चीज़ और, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है अपनी वो ओपन एंडेड है, 5 साल की नहीं है, वो ओपन एंडेड है। पता नहीं ऐसे क्यों पूछ दिए, इट इज़ ओपन एंडेड, वो कभी भी सरकार चाहे तो चेंज कर सकती है। जनरली पहले क्या होता था, 5-5 साल की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती थी, तो उसके बीच में आप चेंज नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने इसको ओपन एंडेड रखा है ताकि बीच में ट्वीक्स करने हो तो वो सरकार कर सके। तो क्या इसकी वजह से ट्रेड सरप्लस या जनरेट एम्प्लॉयमेंट होगा? तो हाँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव वे में, तो एक आध चैलेंज हम लोग लिख देंगे, लेकिन पॉजिटिवली आप देखिए कि अगर एक्सपोर्ट बूस्ट होगा तो जीडीपी बूस्ट होगी, जीडीपी बूस्ट होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम पोटेंशियल बढ़ेगा, इनकम पोटेंशियल बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो फिर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल देयर विल बी अ सर्कुलर वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। क्या है स्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग आपकी पीडीएस सिस्टम की, उसके बारे में बात करनी है। पीडीएस सिस्टम, अब इसमें आप ये भी डाल सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि कहीं कोई फेक बेनिफिशियरी तो नहीं है, लाइक दैट। पीडीएस सिस्टम क्या है, 80 करोड़ लोगों को अगर सरकार को फ्री राशन देना है तो कैसे देती है? पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही देती है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है वो हमें बात करना है। नाउ जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में तो पता ही है, सरकार चाहती है क्या कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अपने स्टेक्स को सेल कर सके और कम कर सके, सो दैट इट कैन अर्न डिविडेंड्स एंड इनकम, सो दैट उसको हम यूज़ कर सके वेलफेयर में, कैपिटल डेवलपमेंट में, लाइक दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे प्राइवेटाइजेशन तो सिर्फ एक ही कंपनी का हुआ है, एयर इंडिया का, बट बातें तो करनी ही होती है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल फेडरलिज्म। अब इतना ज्वलंत टॉपिक था ये, ठीक है, कि पीएमओ भी इसमें लगा हुआ था कि जीएसटी काउंसिल क्योंकि रिफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो पीएम ऑफिस ने कर दिया कि अब जीएसटी काउंसिल वाले लोग बैठेंगे और दे विल जस्ट हैव टू पास कि ये हाँ सही है, सही है, सही है। तो हम लोगों को इम्प्लीकेशन देखना है किसका, जीएसटी का, जीएसटी रिफॉर्म्स का। पहले हमको ये लिखना होगा कि जीएसटी कब आया, जीएसटी की वजह से क्या हुआ। तो हम ये देखते हैं कि 2017 से आज तक में 2025 जीएसटी हमारा डबल हुआ है, 11 लाख करोड़ से आज 22 लाख करोड़ ईयरली रेवेन्यू हो रहा है सरकार का। 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस थैंक्स टू जीएसटी। तो सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ा है। ठीक, इसके साथ साथ फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना बढ़ी है, क्योंकि
कैसे किस चीज़ पे कितना जीएसटी रेट लगेगा, उसमें कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सब बातें करेंगे और इसके साथ साथ रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इंडियन फेडरलिज्म मतलब कि स्टेट्स की पावर थोड़ी बढ़ी रहे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्स डालने के ऊपर, कि कैसे जीएसटी काउंसिल कहता है कि हाँ भाई आप जब तक स्टेट्स जो है वो वोट नहीं करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी है उनके पास, तो वो वोट नहीं करेंगे तब तक मान्य नहीं होगा कोई भी जीएसटी चेंज। तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, what are the causes of industrial backwardness in India? Critically evaluate the role of new industrial policy announced in July 1991 correcting the backwardness. Again a standard question, standard PYQ question. अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले पुरानी वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को थोड़ा आप लिख लीजिए कि एक प्रस्तावना बना लो, क्योंकि आपको कहानी लिखनी है, 20 नंबर का 400 वर्ड का लिखना है, तो आपको कहानी लिखनी है। तो आप पहले लिंक करिए कि प्रॉब्लम क्या थी और उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा रहा है इस पॉलिसी के साथ, और जब कंक्लूजन लिखेंगे तो उसका आउटकम लिखेंगे कि क्या आया, कितना बढ़ गया, एफडीआई आना शुरू हो गया, नई कंपनीज आ गई, जीडीपी में बढ़ोतरी देखी गई, इन्फ्लेशन भी बढ़ा था बट जीडीपी बढ़ा, ग्रोथ स्पर्ट आया है इंडिया में, खासकर सर्विस सेक्टर में, बिकॉज ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। Okay, first, examine the implication for India due to agreements on agriculture that are signed under World Trade Organization in 1995. WTO again important for both paper 1 and paper 2. Paper 1 growth and development और paper 2 तो ये है ही इंडियन इकोनॉमी। तो 1995 में जो WTO बनाई है 95 में, ठीक है, तो उस टाइम जो इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन आए थे ड्यू टू एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग बाद में आके थोड़ा सा आगे तक आप बढ़ते जाएंगे, पीस क्लॉज के बारे में बात कर लेंगे और एम्बर बॉक्स से ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे डिसरप्टिंग मार्केट डिसरप्टिंग सब्सिडीज़ आवर नॉट अलाउड। ठीक है, तो इंडिया कैसे इसको यूज़ करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करती हैं, क्या इम्प्लीकेशन हुआ इंडिया के ऊपर, एमएसपी सिस्टम के ऊपर क्या चेंजेस लाना पड़ा इंडिया को अपने सब्सिडी सिस्टम में, इसके ऊपर बात कर लेना। Why is the national employment policy necessary for India? What are the initiatives taken by the government to facilitate employment generation? अब unemployment again a very burning topic in the country. हर जगह बात यही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, पब्लिक सेक्टर में प्रॉब्लम होती है। आप देख रहे हैं एसएससी वाला जो प्रॉब्लम चल ही रहा है, ठीक है। तो कहाँ है एम्प्लॉयमेंट, क्यों नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट, क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और किस तरह से सरकार इन्वॉल्व हो रही है। जैसे मैंडेटरी हो गया है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब, ईपीएफओ वगैरह वगैरह, नए लेबर कोड्स लेके आई है सरकार। धीरे धीरे स्टेट्स जब तक उसको नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तब तक वो लेबर कोड्स किसी काम के नहीं, बट स्टिल आपको उसके बारे में बात करनी होगी। और कौन से, जैसे उद्यम पोर्टल है, ठीक है, और श्रम पोर्टल है, तो यहाँ पे ई श्रम पोर्टल, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को अगर आप रजिस्टर होते हैं तो आपको भारत भर में कहीं भी जॉब आपकी मिल रही होगी, अगर कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आप वहाँ से डायरेक्ट आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए भी ड्राइव चली थी। फॉर्मलाइजेशन की बात करेगी सरकार, एपीवाई अटल पेंशन योजना की बात कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है, ईपीएफओ की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की। सबसे पहली बात कि यूथ जो है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि 29 साल हमारी मीडियन एज है, अगर हम उस डेमोग्राफी को काम पर नहीं लगाते तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक कर्ज भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे बात करनी है। व्हाट इज द सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, मेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो C+I+G+NX इसमें हमको बात करनी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है C, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन, जो कि आपका 62% के आसपास रहता है, 60% के ऊपर ही रहता है। तो आपको इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करनी है, ठीक। What are the advantages and disadvantages of full convertibility of Indian rupee? Do you believe that capital account convertibility is feasible under the present circumstances in India? अब ये अगर आप कायदे से जीएस भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये जीएस पेपर 3 का भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो फुल कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100% एफडीआई तो अलाउड हो ही जाता है इंडिया में, ठीक है। तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आरबीआई कैसे इसका यूज़ करती है करेंसी मैनिपुलेशन को रोकने के लिए, इस सब के बारे में यहाँ पे बात करनी है आपको। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, डिस्कस द रीसेंट चेंजेस इन इंडियाज एक्सचेंज रेट
पॉलिसी। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका डॉलर वर्सेस रुपी का जो एक्सचेंज रेट है, अब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, स्टरलाइजेशन करती है रुपीस का, सो दैट उस करेंसी का जो रेट है उसको मैनेज किया जा सके। मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम जो जानते होगे ना, वही है ये मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, वही आपको यहाँ डिफाइन करना है। और रिसेंट चेंज अगेन पोस्ट 1990 में 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जिसमें आपको करंट अफेयर आएगा, बट 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे, ये भी बात की गारंटी है। तो ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक होती है, 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको करंट नॉलेज का यूज़ करना होगा, जैसे ये, ठीक है। क्योंकि आप देखे हैं पिछले साल करेंसी वोलेटिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है, और आरबीआई ने लगातार डॉलर को बेचा है, सप्लाई बढ़ाई है, रुपया को खरीदा है, ताकि आप जो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी है उसको रोका जा सके। अगेन अ क्वेश्चन ऑन वेरी स्पेसिफाइड लाइंस कि अगर इतना आरबीआई 3 महीना 4 महीना किया है तो क्वेश्चन तो बनता है इसके ऊपर, ठीक है। हाउ डू करंट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन अलाइन विद द गवर्नमेंट्स फिस्कल कंसोलिडेशन गोल्स। अगेन फाइनेंस कमीशन 15, अब तो 16 आने वाला है, बट 15 की बात आपको करनी है यहाँ पे। और कैसे फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब सरकार पैसे बचत कैसे कर रही है, कंसोलिडेट कैसे कर रही है अपने रेवेन्यू को, बचत क्या कर रही है और कैसे उसको यूज़ कर रही है सही जगह पे, उसके बारे में। अब अगर आपको नहीं पता है कि पॉपुलेशन कौन सा लिया गया है, इनकम डिस्टेंस कितना लिया गया है, एरिया कितना लिया गया है, फॉरेस्ट कवर कितना लिया गया है, गुड फिस्कल मैनेजमेंट को कितना लिया गया, तो आप ये आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल है पेपर, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को बैक करने वाले फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। ओके, वाई वॉज द पब्लिक सेक्टर गिवन लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइजेशन एरा, यानी जो 1956 का आईपीआर आपका था, क्यों पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट की बात होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात की है कि जस्टिशन पीरियड ज़्यादा होता है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा लगता है, इतना पैसा था ही नहीं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी थी ही नहीं, लैक ऑफ क्रेडिट था, लैक ऑफ कैश था, क्रेडिट फ्लो नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, प्लस देयर वाज रीजनल इनइक्वालिटी, द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट वांटेड टू इन्वेस्ट इन हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे लिखनी है 15 नंबर के क्वेश्चन में। और फिर है क्वेश्चन वाई वॉज डिस्कस द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम जीएस पेपर 3। ये क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 3 के पीवाईक्यू में आया हुआ है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई कैसे बढ़ाती है। तो चाहे वो बैंक मित्र की बात करनी हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करनी हो, या फिर जनधन योजना की बात करनी हो, या आप देखते होंगे कि यूपीआई यूएलआई जैसी स्कीम्स है, ताकि सब कोई एक्सेस कर सके फाइनेंसेस को और लेंडिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। दैट्स हाउ आरबीआई वांट्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। जगह जगह बैंक खुलते हैं, आरआरबी खुलता है, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इस तरह के जो बैंकिंग सिस्टम है, ताकि घर घर तक आपको फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाई जा सके। तो इसके बारे में आपको बात करनी है। इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई बढ़ाता है। और भी कुछ जो नया आरबीआई प्रोडक्ट लेके आएगा उसके बारे में। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2। सो पेपर 2 अगेन ऑन एक्सपेक्टेड लाइन, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हटके होते हैं, थोड़ा सा, लेकिन अगर आपकी पेरिफेरल नॉलेज सही है और आपने अपनी करंट अफेयर में 2 ही चीज़ करने को हम बोलते हैं। पहला मंथली मैगजीन और दूसरा एडिटोरियल एंड ये मोर देन इनफ है। आप लोग को बहुत पढ़ने का मन है, हमें मालूम है, लेकिन फाइनेंशियल एडिटोरियल और मंथली मैगजीन इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट योर करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमिक्स पेपर 2 एज वेल एज जीएस पेपर 3। उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो पढ़ लो, पढ़ने में क्या जा रहा है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसी कि जो सोर्सेज बताए जा रहे हैं थोड़ा आप उस पर स्टिक करिए, बड़े आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। दोनों पेपर हम डिस्कस किए, जो लोग क्लास में रहे होंगे, क्या ये पेपर कम से कम खाली क्लास में अगर पढ़ लेते कायदे से तो 260 270 तो आ ही जाता। पीवाईक्यू छोड़ दो, अभी टेस्ट सीरीज तो लगाए नहीं होगे, आता ना। तो जस्ट बी सिंसियर एंड हैव फेथ इन द क्लास, हैव ट्रस्ट। मेहनत से ये सब करा देते हैं हम थोड़ा बहुत, तो जस्ट हैव फेथ इन द क्लास, हैव ट्रस्ट इन योर whatever you are writing, whatever you are doing in the class, you will do wonders। आपको पता नहीं है कि क्या जादू आप कर सकते हैं। just believe in yourself। और आप देखिएगा द मैजिक कि टॉप 100 में रैंक ले, यानी टॉप 10 में आएंगे हमारे बच्चे,
तब हम लोग देखेंगे कि क्या जादू है इकोनॉमिक्स ऑप्शन का और क्लास नोट्स का। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, सिंसियर रहिए और ट्रस्ट रखिए अपने जो भी सिस्टम है हमारा, ट्रस्ट इन द प्रोसेस पे ट्रस्ट रखेंगे, धीरे धीरे मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स करते जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने से। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन योर टीचर अगर हो सके तो। ओके, हाउ मेनी टाइम्स? आई थिंक 6 months is more than it will take 6 months to complete economics optional class. GS and optional are very easy compared to previous year, yes, but वही है कि आपको लिखने आना चाहिए, तो आप जितना लिखेंगे उतना बेहतर रहेगा। आपका मेंस का नंबर आपके लिखाई पे है, ठीक है? आप पढ़ते होंगे बहुत अच्छा, अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो आपको उसके पे फोकस करना होगा। हाउ मेनी टाइम्स it will take 6 months in paper which section is most important and difficult? आई डोंट थिंक, देखो कुछ लोगों को न्यूमेरिकल में डर लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि क्लास जो पढ़ते हैं हमसे उनको ना लगता हो, क्योंकि हम लोग क्लास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल टेक टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल? 6 months, 6 months, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द क्लास, और यही मंथली मैगजीन और एडिटोरियल दो ही आपके सोर्सेज एक्स्ट्रा हैं जो आपको करने होते हैं क्लास नोट्स के अलावा। इकोनॉमिक सर्वे भी कर ही लेते हैं हम लोग। तो आई डोंट थिंक कि जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में उससे ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड अगेन मज़ा आ जाएगा आपको। आप विश्वास करिए, टॉप 100 में जैसे अभी 5-6 बच्चे रहते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये 6 की संख्या बढ़ के 10 से 12 हो सकती है। 20% का सक्सेस रेट है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हम बार बार बोलते हैं कि क्लास नोट्स और फोकस करो, क्वेश्चन पूछो, यूज़ करो अपने ग्रुप को ग्रुप डिस्कशन के लिए, ताकि छोटे से छोटा डाउट तुरंत क्लियर हो जाए। और अगर वो क्लियर रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन छोड़ने के बारे में भी नहीं सोचना होगा। आप सोचेंगे कौन सा कर लेते हैं, किस में ज़्यादा नंबर आएगा। तो जस्ट हैव फेथ, फोकस एंड बी सिंसियर, हैव सम चीट डेज एंड योर यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज सॉर्टेड। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पेपर। पेपर 1 का डिटेल डिस्कशन हम लोग कल करेंगे या परसों, आई विल टेल यू दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी टाइमिंग्स क्लैश ना कर रही हूँ क्लास के साथ। और उसके बाद पेपर 2 करेंगे 1 दिन के बाद, और थोड़ा एविडेंस बेस्ड बात कर लेंगे कि हाँ क्लास में पढ़ा है कि नहीं, हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी दिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके, हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक टू कंप्लीट? थैंक यू राजेंद्र, क्या बात कर रहे हो? AIR 1 वॉज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, टॉप 10 में थे, टॉप 12 में थे, टॉप 50 में कम से कम 4-5 रहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, पेपर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइक्रो मैक्रो, क्योंकि वो बेसिक है, वो बेस है जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 8, ठीक है? लेकिन बेसिक आपका क्या है? माइक्रो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मैक्रो। अगर आप मैक्रो सही से कर लिए तो मैक्रो, मनी बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल बहुत आसानी से हो जाएगा। जस्ट डू वेल इन मैक्रो। मैक्रो के क्लास में बहुत फोकस आपको रखना चाहिए, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से इज माइक्रो मैक्रो, एंड देन क्वेश्चन वाइज इट इज ग्रोथ एंड डेवलप। Thank you, Rajendra. We will meet again soon. Thank you. Any more question? I have told you paper 1 का। अरे बता दिए पेपर 1। हाँ, any questions about the paper or anything about optional class वगैरह वगैरह? मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ, एडवांस का मतलब बैचलर लेवल। पेपर 1 मैक्रो माइक्रो। थैंक यू सत्यव्रत। ओके राजेंद्र, मार्केट शेयर, हाँ अब हाँ वो माइक्रो मैक्रो वो एटलीस्ट बैचलर लेवल की रहती है। यू कैन से इट एडवांस, बट वो इंटरमीडिएट लेवल के टाइप के ही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन है वो। अच्छी किताब आप पढ़ेंगे अगर तो हो जाएगा, या आप
अगर क्लास में थोड़ा फोकस्ड हैं तो भी हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सत्यव्रत। तो ये जो मिथ विथ है ना इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कि स्कोरिंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन देखे होंगे, PYQs, क्लास नोट्स, एंड यू आर गुड टू गो विथ फॉर 280 300 प्लस नंबर। कोई नहीं रोक सकता आपको, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। मेरे स्टूडेंट से भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। वी विल डिस्कस अबाउट डिटेल्ड क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें 3-4 घंटे लगेंगे, तो वी विल टॉक अबाउट दैट फ्रॉम टुमारो ऑन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। आराम से आज आराम करिए आप लोग, मिलते हैं अब कल से क्लास में मिलते हैं कल, बाय बाय।